जैसे मुंबई एयरपोर्ट की बात करें कि अब वो एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है, अब वहाँ पे जॉब्स आएंगे तो लोग पहुंचेंगे तो घरों की ज़रूरत होगी, Yes. बाकी चीज़ें, दुकान, मकान, हॉस्पिटल, सब कुछ। Yes. और अब वो कहानी चलेगी रादर देन कि वो कहानी आज से 10 साल पहले चलती। Not for an average Indian. हाँ। 10 साल पहले was for the developer. हाँ। They had to buy it. Right. आज आप देखिए वाधवन पोर्ट की तरफ पालघर में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया है। एक डेवलपर ने मुझे बोला था, आज अगर आपने प्राइस की डिस्कशन की है, कल सुबह प्राइस विल चेंज। इट साउंड लाइक अ स्टॉक मार्केट। राइट। That's the power of infra. But for developers at that moment, not for the end consumer or the investor, वो थोड़ा बाद में आना। क्योंकि 10 साल का इंतजार, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वहां पर घर उस समय खरीदे जी। और वो तरस गए कि उनको उनका भाव मिले ताकि उसमें से एग्जिट ले पाए। हाँ, जितने रुके होंगे तो अब उनके लिए नई कहानी शुरू होगी, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। एक बात जो शेखर भाई अभी कह रहे थे, किरण साहब, अभिषेक जी, कि प्लॉट की बात करिए, लोग आ जाएंगे। हालांकि आपने बहुत कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि रेजिडेंशियल इज वन थिंग, जो जहां आपका निवेश होता है, और वो दरअसल उस रेजिडेंशियल का फायदा है कि उसमें आप रह सकते हैं जाके या किराए पे दे सकते हैं। प्लॉट बढ़ता है लेकिन उसका कुछ, तो शेखर भाई बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्लॉट ले लूं या घर ले लूं, या घर जहां बन रहा है ना, बहुत सारे लोग उसी में नीचे दुकानें निकाल देते हैं, वो दुकान ले लूं। तो ये सवाल भी बड़ा कॉमन है। अब आप बताइए अपने अनुभव से कि अलग अलग जगह पे इनका क्या महत्व है। हो सकता है कहीं प्लॉट लेना बेहतर हो, कहीं दुकान लेना बेहतर हो, कहीं घर लेना बेहतर हो, लेकिन निर्णय लेना हो तो कैसे देखें इसको? विपिन जी, आप सपोज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आपके पास एक ग्रुप के शेयर है, यानी निफ्टी 50 है, तो एक ग्रुप में रिटर्न कम मिलता है, सेफ एंड सिक्योर है, इसलिए आप एक ग्रुप प्रीफर करते हो। फिर बी ग्रुप के शेयर से, निफ्टी 500 के शेयर से, और फिर सी ग्रुप के शेयर से। तो कुछ सी ग्रुप के शेयर से वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं, पर कुछ सी ग्रुप के शेयर से वहां आपका पैसा डूब भी जाता है। तो रियल एस्टेट को भी, अभिषेक, मैं चाहूंगा कि हमको भी एक कैटेगराइज करना चाहिए कि ए ग्रुप ये है, बी ग्रुप ये है और सी ग्रुप ये है। तो एक ग्रुप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी मैं बोलना चाहूंगा कि जहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट है, प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल भी है, ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है, बाकी क्लब्स भी है, तो वो एक ग्रुप का शेयर है। और जो बी ग्रुप का शेयर है, थोड़ा आउटसाइड पे है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, पर फ्यूचर में कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा और वो एरिया में भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, तो वो बी ग्रुप का शेयर है। और ये जो सी ग्रुप के शेयर है, मैं बताना चाहूंगा कि बॉम्बे का नया एयरपोर्ट बना, वो जब भी बना और वहां पर लोगों ने रियल एस्टेट लिया, वो सी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था। तो और ऐसे ही नया कोई डेवलपमेंट आने वाला हो, यहाँ पर भी गुजरात में भी कुछ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ नया डेवलपमेंट आ रहा है, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सी ग्रुप है। तो मैं जो एंड यूजर है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करिए। आपके लिए बी ग्रुप और सी ग्रुप, या तो ज्यादा से ज्यादा करना है तो बी ग्रुप में करिए इन्वेस्टमेंट, सी ग्रुप में मत जाइए। सी ग्रुप में जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, जो उसमें लॉस या प्रॉफिट को सहन कर सकता है, उसको सी ग्रुप में लेने दीजिए। आप जो एंड यूजर है उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा ही एक ग्रुप के शेयर खरीदे। ठीक है, एक अच्छा तरीका है ये अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये अच्छा आपने तुलना करके दिखाई इसको शेयर मार्केट से। वहाँ पर भी स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो वो हमेशा टाइम टू टाइम एक वार्निंग आती रहती है कि भाई आप कायदे की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करें, ब्लू चिप में ही करें। स्मॉल और मिड कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पेनी स्टॉक से तो मना ही कर देते हैं कि आप नहीं करें। तो शायद कुछ वैसी तुलना शेखर भाई ने भी यहाँ की कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को देखना है जब बात रियल एस्टेट की हो। आपको इस पर राय रखेंगे सर? ही शूटिंग ऑन माई शोल्डर्स। ही सेड कि जैसे शेखर भाई ने कहा कि मतलब मेरा नाम लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कोई बात नहीं। When it comes to investment in real estate, again मैं कितने एम्फेसिस से ये कहूँ मैं, विपिन, यू विल हैव टू हेल्प मी। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ये कहीं पे भी दुनिया में नहीं है। अगर आपको कपड़ा बेचना है, आपको कुछ भी बेचना है, आईफोन बेचना है, आपको यहीं पे ही बेचना पड़ेगा। रिटेल इतना एक्सप्लोर होने वाला है हिंदुस्तान में कि कोई, वी कांट इमेजिन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।
आप कोई भी नई रीडेवलपमेंट बॉम्बे में देख लो या बैंगलोर में देख लो या इवन पुणे भी शुरू हो गया है, ग्राउंड फ्लोर रिटेल इज कंपल्सरी बिकॉज रिटेल इज गोइंग टू रॉक. मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड डेवलपर्स डू अ बेटर जॉब. प्लॉट्स आप खरीदिए, लैंड तो हमेशा अप्रिशिएट होगा. उसको छोड़ के माई नंबर 1 इज रिटेल, नंबर 2 इज वेयर हाउस. मुझे तो कभी जिंदगी में पाव भाजी रात में 1 बजे नहीं मिली. मेरा बेटा तो ऐसा फोन उठाता है, टिक टिक टिक, घर में घंटी बजती है 1 बजे रात को, पाव भाजी घर में रेडी है, पैकेज्ड पूरा मस्त काटा छुरी के साथ. राइट. वेयर हाउस नंबर 2, ये कहाँ से आ रहा है, राइट? नंबर 3 रेसिडेंशियल, अगेन बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल अटैचमेंट. एंड लास्ट ऑफिस. डजंट मीन ऑफिस नेगेटिव है. मैं दिस इज माई पेकिंग ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट. I think that was one of your questions. And again I will repeat, anything which is less than 8,000 square feet, चलो retail तो नहीं मिलेगा क्योंकि retail तो double होता है residential से, but if it's 15,000 के नीचे या 20,000 भी है तो उसके appreciation होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. And for the Indian investor who loves real estate. तो क्विकली इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ. आपने रिटेल की बात की और कमर्शियल की बात की, तो उसके अंदर अभी रीट्स है, पार्शियल ओनरशिप्स भी हैं. Yes. तो क्या इनमें जाना चाहिए जहां आप चाहते तो हैं कि उस बड़े बड़े पाई का आपको भी एक छोटा सा कुछ हिस्सा मिले, लेकिन उसके लिए रीट्स और इस तरह की चीजें, आर दे गुड? You have no option, you have to do it. क्योंकि अगर आपको कोई ग्रेड ए बिल्डिंग में, बीकेसी में 1 लाख स्क्वायर फीट खरीदनी है तो पैसे ही नहीं आपके पास, तो आपको तो रिटेल पार्टिसिपेशन वैसे करना ही पड़ेगा. बट उसके अलावा, बट इफ यू वांट टू बाय अ स्मॉल शॉप और अ स्मॉल ऑफिस, देन यू कैन बाय इट ऑन योर ओन. तो रीट आने से, फ्रैक्शनल ओनरशिप आने से आपके ऑप्शंस, ये सुना दिवाली का हैम्पर नहीं होता, हमारे घर पे आता है हैम्पर. अभी हैम्पर में चॉकलेट भी है, थोड़ा घाटिया फाफड़ा भी है. हाँ तो ऑप्शन मिल गया आपके लिए. नहीं तो पहले क्या था, आई हैड टू ओनली बाय डायरेक्ट. नाउ आई कैन बाय थ्रू रीट, आई कैन बाय थ्रू फ्रैक्शनल ओनरशिप, आई कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस. एंड ये दुनिया भर में हो रहा है जी. अब तो हमने तो सिर्फ 4 रीट्स हमारे पास, अमेरिका में तो 100 के ऊपर है. Right. तो लॉन्ग वे टू गो. राइट, पर कर सकते हैं वो भी. 100%. राइट. चलिए, तो टू कंक्लूड, शेखर भाई, इस दिवाली पे आप निवेशकों को, घर खरीदारों को अपनी तरफ से, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने 1 घंटे की चर्चा की है, क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैंने पहले भी आपके अगले सवाल में ही बता दिया. वैसे तो जो निवेशक है जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट है घर खरीदने के लिए, और वो घर के लिए, मेरे हिसाब से अभिषेक का नंबर 1 इज रिटेल, बट मेरे हिसाब से ऑलवेज नंबर 1 इज रेसिडेंशियल. घर जो है वो घर से इमोशनल अटैचमेंट है, उसमें आपको एग्जिट भी जिस दिन चाहिए उस दिन मिलती है, एंट्री भी जब चाहिए तब मिलती है. तो मेरे हिसाब से नंबर 1 इज रेसिडेंशियल. और कैटेगरी ए यानी ग्रुप ए के जहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी डेवलपमेंट है, आप उसको यूज कर सकते हो. ऐसे ही जगह पे आप घर खरीदो. फ्यूचर में लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए. आप अपने घर के लिए खरीद रहे हो. मेरी खूब खूब शुभकामना है लोगों को, आपके दर्शकों को, वो अच्छा डिसीजन ले और एक प्रॉपर डिसीजन लेके दिवाली के टाइम पे एक अच्छा नए घर में अपना प्रवेश करें. थैंक यू.